हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ जो है जेएसपी आर्किटेक्चर। इससे हमने जेएसपी का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि जेएसपी एक्चुअल में क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, ये सारा कुछ समझ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। आप वहां से सीक्वेंसली सारी वीडियोस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जेएसपी आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं और इसकी हम बात कर रहे हैं एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर वीडियोज के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जेएसपी आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं जेएसपी के आर्किटेक्चर पे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि जेएसपी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। आइए बात करते हैं। तो जेएसपी क्या करता है, जेएसपी फॉलो करता है 3 लेवल आर्किटेक्चर को। यानी जेएसपी का जो आर्किटेक्चर होता है वो 3 लेवल का होता है। उसमें आपके कौन कौन से आपके आते हैं, क्या क्या आते हैं। उसमें पहला आता है आपका क्लाइंट, दूसरा आता है आपका वेब सर्वर और तीसरा आता है आपका डेटाबेस। यानी 3 लेवल आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है जावा सर्वर पेजेस। तो पहला आपका लेवल हो गया क्लाइंट मशीन का, ठीक है। दूसरा आ गया आपका वेब सर्वर और तीसरा आ गया आपका डेटाबेस। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है को फॉलो करता है हमारा जेएसपी। सो जेएसपी का जो वर्किंग होगी, जेएसपी जो काम करेगा वो इन्हीं 3 लेवल्स के बीच में करेगा। यानी ये सारे 3 लेवल्स जो है वो आपके जेएसपी के वर्किंग के बीच में आपके आते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो वर्किंग है 3 लेवल्स में जेएसपी की वो किस तरह से हो रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्लाइंट मशीन से क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसी जेएसपी पेज के लिए। यानी अगर आपके जेएसपी एक्सटेंशन वाले वेब पेज की डिमांड कर रहा है क्लाइंट, तो वो डिमांड कहाँ जाएगी, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वेब सर्वर के पास जाएगी। वेब सर्वर के पास होता है अपना एक जेएसपी इंजन, या फिर आप कह दीजिए जेएसपी इंजन में आपका एक जेएसपी कंटेनर होता है जो इस रिक्वेस्ट को लेता है और प्रोसेस करता है, कंपाइल करता है, फिर आपके डेटा को एग्जीक्यूट करता है। जेएसपी पेज को एग्जीक्यूट करने के बाद उसे एचटीएमएल पेज में कन्वर्ट करके वापस क्लाइंट को दे देता है, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने क्लाइंट लेवल को समझ लिया, क्लाइंट लेवल है, वेब सर्वर का लेवल है, लेकिन डेटाबेस तो अब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमने कहा कि जब हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसी जेएसपी पेज के लिए, तो वो जेएसपी पेज कन्वर्ट किया जाएगा। जब आपका वेब सर्वर पे पहुंचेगा जेएसपी पेज के लिए रिक्वेस्ट, तो वो जेएसपी पेज को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सर्वलेट में कन्वर्ट करेंगे। और ये सर्वलेट में कन्वर्ट करता कौन है, ये सर्वलेट में कन्वर्ट करने का काम करता है जेएसपी कंटेनर। सो जेएसपी कंटेनर क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जब सर्वर पे भेजा जाता है, वेब सर्वर पे भेजा जाता है, तो उस रिक्वेस्ट को क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया और जेएसपी पेज, उसके बाद क्या होती है, जेएसपी फाइल को पहले कन्वर्ट किया जाता है सर्वलेट के अंदर, और सर्वलेट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो है इसे कंपाइल किया जाता है और एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, ठीक है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए इसकी वर्किंग को डिटेल में समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो मान लीजिए कि यूजर ने क्या किया, किसी एक वेब पेज के लिए, जेएसपी एक्सटेंशन वाले वेब पेज के लिए यूजर ने रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लाइंट बना दे रही हूँ और यहाँ है आपका वेब सर्वर, ठीक है, और यहाँ है उसका डेटाबेस, ठीक है। तो क्या हुआ कि यूजर ने एक वेब पेज के लिए .jspy एक्सटेंशन वाले वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करी, तो ब्राउजर ने उसकी HTTP रिक्वेस्ट को कहाँ सेंड किया, वेब सर्वर पे सेंड किया, ठीक है, उस जेएसपी फाइल के लिए। तो जेएसपी फाइल क्लाइंट कहाँ से मांगेगा या रिक्वेस्ट करेगा, वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। वेब सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट पहुंचेगी
तो वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर क्या करेगा, इसे उस रिक्वेस्ट के लिए उस फाइल को चेक करेगा कि क्या वो JSP फाइल का कंपाइल्ड वर्जन पहले से बना हुआ हमारे पास रखा हुआ है। अगर पहले से बना हुआ है तो उसे वो यूज करेगा, अगर नहीं बना हुआ है तो वो रिक्वेस्ट जो होगी, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई हुई है, उसको पास कहाँ कर देगा, JSP इंजन के पास कर देगा प्रोसेसिंग के लिए। यानी उस रिक्वेस्ट को फिर प्रोसेस कौन करेगा, JSP इंजन प्रोसेस करेगा। यानी अगर आपका क्लाइंट ने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट किया है JSP एक्सटेंशन वाली फाइल के लिए, तो वेब सर्वर ने पहले तो चेक किया कि उसके पास वो वाली फाइल है कि नहीं, उसका कंपाइल्ड वर्जन है कि नहीं, ताकि उसे कंपाइल ना करना पड़े, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर पाए। और अगर आपके पास JSP की कंपाइल्ड वर्जन नहीं है JSP फाइल की, तो उस रिक्वेस्ट को, उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को JSP इंजन के पास प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे। अब JSP इंजन के पास जब प्रोसेसिंग के लिए वो रिक्वेस्ट आएगी, तो वो JSP इंजन जो है वो क्या करेगा, वो आपके अपने डेटाबेस का इस्तेमाल करके, जो थर्ड लेवल का था, ये वाला आपका लेवल था, यहाँ से डेटाबेस को चेक करेगा कि वो JSP फाइल यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो JSP इंजन जो है वो आपका इस JSP फाइल को डेटाबेस से रीड करेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा जावा सर्वलेट में। क्योंकि हमने, अगर JSP वाली वीडियो आपने देखी है तो हमने वहां डिस्कस किया था कि JSP जो हमारा JSP की फाइल होती है, उसमें आपका HTML का भी कोड होता है, साथ में JSP का भी कोड होता है। यानी HTML, XML और JSP का कोड कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले जावा कोड के अंदर, क्योंकि जो जावा सर्वलेट है वो पूरा का पूरा उसका कोड जावा में होता है। ठीक है, तो हमें सर्वलेट बनाने के लिए, JSP फाइल को सर्वलेट में, जावा सर्वलेट में ट्रांसलेट करने के लिए हमें पूरे के पूरे कोड को जावा कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले उसे जावा कोड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वो जावा कोड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो जावा सर्वलेट बन जाएगा। अब इस जावा सर्वलेट को हम क्या कर देंगे, कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल बना लेंगे। ठीक है, कैसी फाइल बना लेंगे, डॉट क्लास फाइल बना लेंगे, जो कि बाइट कोड होगा। और इसे तब आप इसे एग्जीक्यूटेबल कोड कह सकते हैं डॉट क्लास फाइल को। तब ये एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, तो सर्वर क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, सर्वर एग्जीक्यूट कर देगा, यानी सर्वलेट जो है वो सर्वर पे रन हो जाएगा और डायनेमिक कंटेंट जनरेट हो जाएगा। जब डायनेमिक कंटेंट जनरेट होगा तो वो डायनेमिक कंटेंट HTML के फॉर्म में जनरेट होगा। ठीक है, और इससे आपका रिस्पॉन्स प्रिपेयर हो जाएगा। और एक बार जब आपका रिस्पॉन्स प्रिपेयर हो गया, रिस्पॉन्स प्रिपेयर होने के बाद इसे आप क्लाइंट के ब्राउजर पे वापस क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे एज अ रिस्पॉन्स, और आपका रिजल्टिंग वेब पेज क्लाइंट के ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्किटेक्चर के थ्रू कैसे काम हो रहा है। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार फटाफट से, कि सबसे पहले क्या हो रहा है, क्लाइंट ने किसी .jsp एक्सटेंशन वाली फाइल के लिए रिक्वेस्ट किया। कहाँ रिक्वेस्ट किया, वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट किया। वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जब आई तो वेब सर्वर ने चेक किया कि क्या उसके पास इस फाइल का कंपाइल्ड वर्जन है कि नहीं। अगर है तो उसने उसको यूज किया, और अगर नहीं है तो उसने अपने इस रिक्वेस्ट को कहाँ भेज दिया, JSP इंजन के पास भेज दिया, जो कि वेब सर्वर पे ही होता है। JSP इंजन ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और उस पर्टिकुलर पेज को कहाँ चेक किया, अपने डेटाबेस के अंदर, कि वो फाइल कहाँ पे है। उस फाइल को लेके पहले कन्वर्ट किया जावा सर्वलेट के अंदर, यानी उस पूरे कोड को जावा कोड में कन्वर्ट किया गया। जावा सर्वलेट में कन्वर्ट होने के बाद उसे आपका किस में कन्वर्ट किया गया, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूट किया गया और एक डायनेमिक कंटेंट जनरेट किया गया, जो कि HTML फॉर्म में थी, और वो एज अ रिस्पॉन्स कहाँ भेज दिया गया, वापस क्लाइंट के पास भेज दिया गया। यानी जो रिक्वेस्ट थी उसका रिस्पॉन्स HTML पेज के फॉर्म में मिल गया। तो ये पूरा प्रोसेस आपका JSP का इस आर्किटेक्चर के थ्रू होता है। सो JSP आर्किटेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बहुत ही, अगर पसंद आया हो तो बहुत ही ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।